गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये विद्युत चुंबकीय होते क्या हैं, फिर तरंगे के बारे में पढ़ेंगे बाद में। तो हमको ये अच्छी तरह से पता है कि हमारा एक इलेक्ट्रिक बोर्ड है। इलेक्ट्रिक बोर्ड में स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ होने से क्या होता है, उसमें केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। लेकिन जैसे स्विच ऑन करते हैं तो करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा तो उसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ उसके साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, क्योंकि करंट कभी सिंगल नहीं बहती है, उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होती है, जनरेट होती है। इस कारण से हम जब कभी तार को छूते हैं तो हमको करंट लगता है और उसमें हम चिपक जाते हैं। चिपकते क्यों हैं, करंट के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी उसमें उत्पन्न होती है। ठीक है, तो कभी भी किसी भी तार में इलेक्ट्रिक के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे होती हैं जो एक दूसरे के लंबवत, मतलब परपेंडिकुलर, एक दूसरे के लंबवत दोलन करती हैं। दोलन मतलब होता है ऑक्सीलेशन। ठीक है, मतलब एक दूसरे के लंबवत आगे चलती हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आइए हम इसे डायग्राम समझते हैं। ये हमारी कौन सी वेव्स है, मान लीजिए हमारी इलेक्ट्रिक वेव्स, ठीक है ना। और ये हो गई हमारी क्या है, मैग्नेटिक वेव्स है। तो ये क्या है, दूसरे के परपेंडिकुलर, कैसे दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो दूसरे की परपेंडिकुलर चलती हैं और साथ में क्या होता है, एक साथ ऑक्सीलेट होती हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जब भी आपसे पूछेगा तो क्या बोलेंगे आप कि विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे होती हैं जो एक दूसरे के लंबवत दोलन करती हैं, ऑक्सीलेट करती हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मैक्सवेल ने अच्छी तरह समझाया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने एक फॉर्मूला के जरिए बताया है कि B0 = E0/c होता है। यहाँ पे B और E और C क्या है, C तो हमारा होता है प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर/सेकेंड। और इसमें बी क्या है, यहाँ पे बी है मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमारा पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के जरिए हमको जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे इसके, उसको हमको सॉल्व करना है। ये मैक्सवेल ने एक इक्वेशन दिया था। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं उसके, कि ये जो तरंगे हैं वो केवल विद्युत आवेश के कारण ही उत्पन्न होती हैं। मतलब जब किसी वायर में करंट बहेगा, करंट का फ्लो होगा, तभी ना ये वेव्स उत्पन्न होंगी, वरना जब कोई चार्ज स्टेबल में है, स्टेबल मतलब स्थिर अवस्था में है, तो कहाँ उसमें तरंग उत्पन्न होंगी। ठीक है, जब कोई चार्ज गतिमान अवस्था में होता है तो उसमें ही ये वेव्स उत्पन्न होती है। कहने वाली बात है यहाँ पे ये है कि फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ये तरंगे केवल विद्युत आवेश के कारण ही उत्पन्न होती हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है। सेकंड पॉइंट इसका हमारा क्या है कि ये तरंगे एक दूसरे के लंबवत होती हैं, एक दूसरे के लंबवत होती हैं और दोलन करती हैं, हमने पढ़ा अभी। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमने क्या पढ़ा इसका, हमने पढ़ा है कि ये तरंगे कैसी होती हैं,
अनुप्रस्थ होती हैं। होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं, मतलब एक दिशा में गमन करती हैं। सिंपल ऐसे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमने क्या पढ़ा इसमें कि ये तरंगे निर्वात में, निर्वात मतलब वैक्यूम में, जहाँ पे हवा नहीं होती है, ये तरंगे होती है निर्वात में एक सीधी रेखा में गति करती हैं, ठीक है ना। ये तरंगे केवल निर्वात में एक सीधी रेखा में करती हैं, गमन करती हैं। और लास्ट पॉइंट यदि हम इसका पढ़ें तो लास्ट पॉइंट इसका ये है कि ये कि जब ये तरंगे विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों को प्रभावित नहीं करती हैं, कोई भी इफेक्ट नहीं डालती हैं, ये तरंगे कह सकते हैं, सौ बात की सीधी बात, कि यह तरंगे आवेश रहित होती हैं। आवेश रहित मतलब इसमें आवेश नहीं होता है। देखो, जब चार्ज फ्लो होता है तभी वेव्स उत्पन्न होती है, उनको पता है, ठीक है। लेकिन जब ये इनमें दोलन होता है, गति होती है, चार्ज का फ्लो होता है, तो इतनी स्पीड से होता है कि उसमें लगता है कि इसमें चार्ज है ही नहीं। होता तो चार्ज का ही है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसमें चार्ज है ही नहीं। तो फास्ट चलती है तरंगे, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जब हनुमान जी उड़े थे, तो हनुमान जी जब उड़े तो एक सीधी रेखा दिखेगी उनको, तो व्यक्ति देखा होगा उनको, तो कैसे दिखा, एक सीधी रेखा देखी जाते हुए, बस हनुमान जी दिखे नहीं। तो वैसे ही जैसे हम ज़्यादा दूर मत जाइए, आपके घर पास जब कोई रॉकेट उड़ता होगा, देखे होंगे आप रॉकेट कितनी आराम से उड़ रहा है, लेकिन एक्चुअल इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। जब उड़ता है तो पीछे दिन में धुआं धुआं निकलता है, उसकी स्पीड बहुत ही होती है, ठीक है। तो तुम्हें चार्ज वो होते हैं किसी वायर के अंदर, लेकिन हमको दिखता है केवल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तुमने इसके 5 पॉइंट पढ़ ली। पहला पॉइंट क्या था कि पहला पॉइंट में यही था कि ये तरंगे केवल विद्युत आवेश के कारण ही उत्पन्न होती हैं। सेकंड पॉइंट क्या था कि ये तरंगे एक दूसरे के लंबवत दोलन करती हैं। थर्ड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि ये तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं, एक सीधी रेखा में मतलब दोलन करते हुए निकलती हैं। फोर्थ पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि इनका दोलन इतना अधिक होता है कि ये एक सीधी रेखा में गमन करती होगी, कहाँ पे, निर्वात में। और पांचवा पॉइंट क्या पढ़ा हमने कि ये विद्युत और चुंबकीय तरंगों को, ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों को प्रभावित नहीं करता है, मतलब ये आवेश रहित होता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, एग्जाम में कई बार पूछी आती है। हमारे पास एक क्वेश्चन आया है कि एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 30 वोल्ट पर मीटर है, तो हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ऐसे में हमको कौन सा फॉर्मूला हमने पाया था मैक्सवेल का B0 = E0/c फॉर्मूला हमने पढ़ा है। तो B क्या हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो देखो भैया यहाँ पे हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, मतलब B की निकालनी वैल्यू, ठीक है। तो E की वैल्यू हमको क्या दी गई है, 30 दी गई है, ठीक है। C नहीं दिया गया। C क्या है, हमारा प्रकाश की चाल होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है। कितना होता है, 3 × 10⁸, ठीक है। 3 × 30। तो जब ऊपर आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे बेस सेम है, पावर क्या होती है, डिवाइड में माइनस होती है, तो 1 मान लेते हैं, तो 1 में से हट गया -7। तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसको किससे करते हैं मेजर, टेस्ला से करते हैं, टेस्ला, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन छोटे छोटे आते हैं, बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, और आएंगे तो आपको सिंपल फॉर्मूला लगता है, ये आपको फॉर्मूला पता है तो आप कोई भी न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं आराम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, माइक्रो तरंग की आवृत्ति 30,000 मेगाहर्ट्ज है, इसकी तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। आवृत्ति मीन्स होता है फ्रिक्वेंसी, और तरंग दैर्घ्य मतलब होता है वेवलेंथ, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसे।
तो माइक्रो तरंग की आवृत्ति आपको दी गई है 30,000 मेगाहर्ट्ज। तरंग दैर्घ्य निकालनी है तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है इसमें आपका आवृत्ति भी है और तरंग दैर्घ्य भी है। आवृत्ति को हम शो करते हैं न्यू से, ठीक है, और तरंग दैर्घ्य शो करते हैं लैम्डा से। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है इसमें, लैम्डा पी आई और न्यू फ्रिक्वेंसीज को हो सकते हैं हम दोनों आए। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। क्या पढ़ा हमने, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो हमारे पास ये न्यू भी आ गया, लैम्डा भी आ गया, ठीक है, ठीक है जी। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, इसके जरिए हमको निकालना है। तो देखो पहले भैया इसकी यूनिट दी गई है कि नहीं दी गई, सही सही। न्यू आपको दिया गया कितना, 30,000 दिया गया है, मेगा हर्ट्ज दिया गया है। भैया हमको ये पता अच्छे से कि फ्रिक्वेंसी जो होती है हर्ट्ज में होती है मेजर, ना कि मेगा हर्ट्ज में होती है। तो हमको इसको हर्ट्ज में करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 30,000 गुणित 1 मेगा हर्ट्ज में कितने हर्ट्ज होते हैं, 10⁻⁶ होते हैं हर्ट्ज, ठीक है। इसमें लिखते हैं हम क्या, 3 × 10⁻⁴ क्या 4, किसमें 4 जीरो है ना। तो क्या होता है, बेस इंटू में क्या होता है, बेस सेम रहेगा, पावर क्या होती है, प्लस होती है, 6 × 4 10, कितना हुआ, 10⁻10 हो गया हर्ट्ज, ठीक है। अच्छा, लैम्डा हमको निकालना है और सी की वैल्यू हमको पता ही होती है, क्या होती है, 3 × 10⁸ पर सेकंड। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इसमें हम, कितनी वैल्यू पुट इसमें निकाले, इसमें लैम्डा की निकाले वैल्यू, तो सी अपॉन नहीं होगा इसका, 3 × 10⁸ अपॉन 10⁻10, ठीक है, इतना ठीक। इससे कैंसिल जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे 10 की पावर क्या होगा, 8 - 10 मतलब -2, -2 कितना होता है, 1/100 होता नहीं होता। इसको कर लेंगे अपन किसमें, पॉइंट में कर लेंगे, कितना होगा बेटा इसका बताएं, 0.01 मीटर, ठीक है। सिंपल सा है, आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए और फॉर्मूला सिंपल सिंपल ही आएंगे एग्जाम में, कठिन नहीं आएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये क्या होता है, इसमें जो वेव्स होती हैं, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा के अनुसार एक क्रम से जमाया जाता है कि पहले कौन सी आएगी, पहले गामा रे आएगी कि अल्फा आएगी कि एक्सरे आएगी कि माइक्रोवेव्स आएगी। तो उनके बढ़ती हुई ऊर्जा के अनुसार उनको लाइन से जमाया जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे पढ़ते हैं कि पहले कौन सी वेव्स आती है, फिर इसके बाद कौन सी वेव्स आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि ये जो होती है 2 टाइप की होती हैं। पहला होता है दृश्य किरणें, इसको बोलते हैं विजिबल रे, ठीक है ना, और ये होता है अदृश्य किरणें, विजिबल, ये होता है इनविजिबल। ठीक है, तो हम बात करें विजिबल, तो स्वाभाविक सी बात है जो हमें आंखों से दिखाई देती है, जैसे विबग्योर इसको बोलते हैं, हिंदी में कहें तो बेजानी हप्पी नाला, पढ़े होंगे आपने, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना, 7 कलर्स होते हैं। तो ये जो 7 कलर्स होते हैं, स्पेक्ट्रम होता है, उसको हम कहते हैं विजिबल रे, ठीक है ना, जो हम आंखों से देख पाते हैं। विबग्योर जो होता है, बेजानी हप्पी नाला जो होता है, उसको हम आंखों से देख पाते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं दृश्य किरणें बोलते हैं, ठीक है। उन किरणों को हम बोलेंगे दृश्य किरणें बोलेंगे, ठीक है।
और इनकी यदि हम देखें वेवलेंथ कितनी होती है, तो इनकी वेवलेंथ जो होती है समथिंग होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के इनकी होती है 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। एंगस्ट्रॉम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, मीटर में करना पड़ेगा, क्योंकि वेवलेंथ की यूनिट जो होती है मीटर होती है। ठीक है, लेकिन अभी जानकारी के लिए बता सकते हैं हम आपको। ठीक है, कोई पूछे क्या बोलोगे हम कि एक ऐसा स्पेक्ट्रम, एक ऐसा मतलब सॉरी, यदि कोई आपसे पूछे कि दृश्य किरणें क्या क्या होती है या दृश्य स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो बोलना कि इसमें विद की ओर बेजानी हैप्पी नारा आता है। उन किरणों को हमारी आंखें देख पाती हैं, हमारी आंखों की रेटिना जो होती है देख पाती है, उसको हम बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इनकी जो रेंज होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक है ना। अब एक ऐसा स्पेक्ट्रम जिसका लाल रंग से मतलब रेड से ज़्यादा और वायलेट से और कम जिस स्पेक्ट्रम होता है, मैंने क्या बोला, लाल से अधिक और बैंगनी से मतलब वायलेट से कम और कम स्पेक्ट्रम होता है, उनको बोलते हैं अदृश्य किरणें, जिसे हमारी आंख की रेटिना नहीं देख पाती है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी वेव्स होती हैं, ऐसी कौन सी तरंगें होती है, कौन सा स्पेक्ट्रम होता है जो कि लाल से अधिक हो सकता है और वायलेट से कम हो सकता है। तो लाल से अधिक जो होती हैं, अब लाल से अधिक और बैगनी मतलब होता है वही वायलेट से कम तरंगें वाली कौन सी होती हैं, इसमें आपका आता है इंफ्रारेड। या क्या होता है इंफ्रारेड, इसको हम बोलते हैं अवरक्त किरणें, यूवी रेज। इंफ्रारेड बोलते हैं, माइक्रोवेव्स बोलते हैं। ठीक है ना, रेडियो वेव्स, ये सब तरंगें होती हैं किसमें आती हैं, अदृश्य किरणों में आती हैं। और बैगनी से कम, सबसे कम किसकी होती है, एक्स रे। ठीक है, गामा रे और यूवी रे, ये जो होती हैं तरंगें वो बैगनी से कम होती हैं और उनकी लाल से अधिक होती है, जो कि हमको आंखों की रेटिना के द्वारा देख पाते हैं, इसको बोलते हैं इनविजिबल रे। ठीक है, अब इनके बारे में डिटेलिंग, इसके बारे में अब डिटेल जो है हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। इतना बेसिक समझाया आपको, आज के दिन बेसिक था पूरा, और इस बेसिक के जरिए हम नेक्स्ट पार्ट में हम इसके और डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि कौन कौन इंफ्रारेड क्या होती है, माइक्रोवेव्स क्या होती है, रेडियो वेव्स क्या होती है, गामा रे, एक्स रे, यूवी रेज ये क्या होती हैं, इसका यूज कहाँ होता है। ठीक है, इसकी रेंज कितनी होती है, ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। और इसका नेक्स्ट पार्ट कल मॉर्निंग में ही अपलोड हो जाएगा, इससे आपको ज़्यादा समय लगेगा नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।